इकोनोवाइज के नए एपिसोड में आपका बहुत वार्म वेलकम। आज हमारे 3 सवाल होंगे। एक, आईएमएफ से पाकिस्तान का मुआहिदा। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जिन लोगों को इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए थे $3 बिलियन के, उनके नाम वो पेश करने से कासिर है। और तीसरा, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों बढ़ रहा है। तीनों सवाल इंट्रो के बाद। अच्छा अली, मुबारक हो आपको, आईएमएफ के साथ मुआहिदा हो गया। जी आपको मुबारक हो। थैंक यू। पटवारी जो हैं वो हवाई चप्पे चढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पहले पीटीआई चढ़ाती होती थी, अब वो चढ़ा रहे हैं कि शहबाज डिड इट। और ये चीज़ के जो इतना अरसा लग गया उसका क्या नुकसान हुआ, जिस तरह असद उमर के दौर में हुआ था और अभी दोबारा हो रहा है वो, और उसके आगे से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ ये हो रहा है कि शहबाज डिड इट। हाँ जी, अच्छा 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये है कि शहबाज साहब ने बिल्कुल कोर्स आखिरी टाइम पे मतलब काफ़ी प्रोएक्टिव रोल प्ले किया और ग़ालिबन शहबाज साहब ही का फेस था जिसकी वजह से आईएमएफ इस पे तैयार हुआ, वरना डार साहब के साथ तो आईएमएफ इनकारी था जब तक मतलब शहबाज साहब ने इसको मतलब इफ़ेक्टिवली शहबाज साहब ने मार्च में पहली दफ़ा 9 मार्च को आईएमएफ का जब आया हुआ था रिव्यू वाली टीम, उसके साथ उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। ग़ालिबन उस वक्त उनको कोविड हुआ था, शायद वो आइसोलेशन में थे या कोई इस तरह था, लेकिन वो वीडियो कॉन हुई थी उस वक्त के साथ उनकी, तो उन्होंने गारंटी दी थी कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको पूरा करूँगा। फिर स्पेशली जब ये चीज़ें बिल्कुल ही ब्रेंक पे चली गई थी मई के आखिर में, तो तब उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली आईएमएफ की बेसिकली हेड के साथ भी और दूसरे सोर्सेज के थ्रू भी मुलाकातें कि फिर शहबाज साहब ने खुद ही इस चीज़ का जिक्र किया है कि इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। स्पेशली मतलब अगेन वो तो जेनेरिक बात की है, बट क्योंकि 45 या 46% वोट्स आईएमएफ में क्योंकि अमेरिका के हैं और यूरोपियंस के भी सिग्निफिकेंट वोट हैं, तो मोस्ट लाइकली उधर जो लॉबिंग है सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ और दूसरों के साथ, वो उसने भी बड़ा इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये देखने वाली है कि ये जो डील है इसमें ग़ालिबन स्पेशली पीएमएलएन के लिए खुश होने वाली बात कोई इसलिए नहीं है क्योंकि टेक्निकली 9th रिव्यू फेल हो गया है। ये एक नया प्रोग्राम है, ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, नया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम 9th रिव्यू की सक्सेस पे नहीं हुआ, 9th रिव्यू का फेलियर है। और इफ़ेक्टिवली वही वजह जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान को पहले भी आईएमएफ के प्रोग्राम मिलते रहे हैं, और शायद वही वजह कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आईएमएफ के प्रोग्राम में मतलब पाकिस्तान से ज़्यादा कोई आईएमएफ के प्रोग्राम्स में नहीं गया आज तक। नॉर्मली मुल्क 1-2 प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हम मेरा ख्याल है को 13वां या 17वां प्रोग्राम है ये, और अभी तक चले जा रहे हैं। एक और हमने ले लिया, 13वां था, ये 14वां अब मेरा ख्याल है ये जो मिनी प्रोग्राम है ये 14वां प्रोग्राम होगा। और उसकी वजह ये है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे नहीं होता है। वो बेसिकली हम अपने पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्लाउड के ऊपर मतलब हमारी जो भी मजबूरियाँ मतलब जो दुनिया की हमारे साथ मुतल्लिका मजबूरियाँ होती हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं, को तल्ला चला डालते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इम्पोर्टेंट मुल्क है, इधर बैठा है फ़लानी जगह पे, हमें कभी अफ़गानिस्तान में इसकी ज़रूरत है, हमें फ़लानी चीज़ करानी है। तो वो हमारा आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो आज तक कभी भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे नहीं हो सका। और इफ़ेक्टिवली 9th रिव्यू फेल होने के बाद ये मिनी प्रोग्राम मिलना, ये कोई इकोनॉमिक रीज़न नहीं है। इसकी वजह सिर्फ ये है कि जी 9 महीने हम पाकिस्तान को चलता चलाता रखें, इसको हम डिफ़ॉल्ट ना होने दें। तो अब दोस्त मुल्कों के बाद आईएमएफ भी वो जो पिछले 9-10 महीने से दोस्त मुल्क हमें बचा रहे थे, अब इस दफ़ा आईएमएफ भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ वही है ऑफ कोर्स कि अगर आप 9th रिव्यू की सक्सेस पे आ जाते और यही 9 महीने पहले हो जाता, तो कोई बाय सम एस्टिमेट्स आपने 2 से 3% का जीडीपी लॉस किया है। मतलब नॉट बाय सम एस्टिमेट्स, इवन अगर आप फॉर इंस्टेंस मतलब ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन वाली चीज़ पे गौर कर लें, जो अब आपने आईएमएफ को कमिटमेंट दी है कि जी हम ये ख़त्म कर देंगे, और उस पर भी मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मतलब स्टेट बैंक कहता था कि जी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह दिया कि स्टेट बैंक ने परसों रिस्ट्रिक्शन उठा ली हैं। तो मतलब कोई अजीब सा ही चक्कर चल रहा था।
तो वो अब आपने कमिटमेंट दी है, देखते हैं मोस्ट लाइकली कि कितनी आगे चलती है। अच्छा, ये प्रोग्राम जो हुआ है तो उसका नुकसान 2 से 3% GDP है। अच्छा, अब अगर आप देखें ना वो वाले मामला जिनका ताल्लुक डायरेक्टली अवाम के साथ है, तो वो सारे के सारे मामला गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स ले लिए हैं। तो मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल कैपिटल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। मतलब बिजली, अभी वो डार साहब ने कल कहा कि 4 रुपये बिजली महंगी होगी, गैस भी महंगी होगी, पेट्रोल की प्राइस पे भी 10 रुपये की एडजस्टमेंट होने वाली है। सो इफ़ेक्टिवली आपने वही चीज़ें जो करनी थी 9 महीने पहले कर देते एक ही हल्ले में, तो आपके पास 9 महीने होते, जब पैसे आने शुरू हो जाते, ज़रा थोड़ी सी चीज़ें चलनी शुरू हो जाती। वो आपने 9 महीने चीज़ें भी नहीं चलने दी और साथ में आपको सब कुछ करना भी पड़ा। तो वो बेसिकली वो क्लासिक केस है 100 पे आग और 100 जूते वाला जो आपने एक्चुअली किया। अच्छा, अब अगला सवाल ये आ जाता है कि IMF ने 9th रिव्यू क्यों फुलफ़िल नहीं किया और इसको हम आगे किस वजह से लेके गए हैं। अच्छा, उसमें एक तो मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रस्ट है अभी भी डार साहब के ऊपर। मतलब अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 12 या 17 जुलाई को गालिबन IMF के बोर्ड का इजलास होगा जिसमें इसकी अप्रूवल दी जाएगी। अब 12-17 को अगर अप्रूवल होता है तो इसका मतलब ये कि 25-26 जुलाई को ये फ़ंड, मतलब 8-10 दिन लगेंगे वो सारे प्रोसेस वगैरह में, तो आपको कुछ जुलाई के एंड पे ये फ़ंड अवेलेबल होंगे। अब जो हम खबरें सुन रहे हैं वो ये कि 8 तारीख को, वैसे तो 11 तारीख को मियाद ख़त्म हो रही है कौमी असम्बली की, लेकिन खबरें ये सुनी जा रही हैं कि 8 तारीख को कौमी असम्बली तहलील कर दी जाएगी। सो इफ़ेक्टिवली इस अरेंजमेंट के साथ मुझे ये लग रहा है पहली चीज़ तो और वो भी अभी बेसिकली 3 ट्रांचेस में मिलना है और ये पहली ट्रांच आएगी 1 बिलियन की। दूसरी ट्रांच आएगी अगर आपने वो कमिटमेंट पूरी की तो उसके बाद मज़ीद कमिटमेंट पूरी करेंगे तो फिर आपको तीसरी ट्रांच मिलेगी और ये मार्च तक का होगा। लेकिन असल चीज़ वही है कि आपको IMF का सील ऑफ अप्रूवल मिल गया है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो 1 बिलियन भी जो IMF दे रहा है वो डार साहब पे एतबार करने को तैयार नहीं है। सो उस वजह से वो उसने, मतलब वो 28-29, अगर बेसिकली 9th रिव्यू सक्सेसफुल होता 28-29 जून के बोर्ड की में उसको प्रेजेंट कर दिया जाता तो डार साहब के पास 1 महीना और कुछ दिन होते उस फंड के साथ। वो 40 दिन का रिस्क भी लेने को तैयार नहीं है डार साहब पे। तो एक तो इसमें ये चीज़ है। दूसरा मेरा ख्याल है कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी स्टिकिंग पॉइंट हैं जो ये गवर्नमेंट पूरे नहीं कर सकी थी लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की वजह से। अवाम पे प्रेशर सारा आ गया हुआ तकरीबन, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो अभी तक, सो फॉर इंस्टेंस एक तो मेरा ख्याल है कि जो ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों वाला मामला है इसके ऊपर IMF की रिजर्वेशन है 30% जो इजाफा किया है। मोस्ट लाइकली ये होगा कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी तो उसको शायद इस डिसीजन को या रिव्यू करना पड़े या कोई दूसरे मैयर लेके इसको एड्रेस करना पड़े। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो इशू है इस सारे चक्कर में वो आपका कुछ IMF मज़ीद कट मांग रहा है आपके पब्लिक स्पेंडिंग पे और उसमें शायद कुछ ऐसे कट भी हैं जो जिसका वज़न शायद ये मतलब PMLN खुद नहीं लेना चाहती है। तो वो चाहते हैं कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ पास ऑन हो। और तीसरी चीज़ ऑफ कोर्स ये है कि वो जो इंपोर्ट वगैरह खोलने के मैयर हैं और डॉलर को फ्री फ्लोट करने के मैयर हैं वो स्टेट बैंक ने ऐलान तो कर दिया है, लेकिन उसकी भी ओवरसाइट और शायद IMF की कंफर्ट भी ज़्यादा उसी वक्त होगी जब कोई ऐसा सेटअप होगा जिसमें डार साहब नहीं होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि जो ये मतलब शॉर्ट टर्म चीज़ है, मतलब ये एक रिलीफ पीरियड है, बहुत अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन मतलब इसके जो वो जो है ना रियलिटी है वो ये है कि पाकिस्तान टेक्निकली फेल्ड 9th रिव्यू, पिछला प्रोग्राम फेलियर पे ख़त्म हो गया है और अब ये एक नया शॉर्ट टर्म 9 महीने का प्रोग्राम है जिसके अंदर शायद बीच में 2-3 महीने का केयर टेकर गवर्नमेंट का अरसा भी होगा। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के अरसे में शायद मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो भी लेने आसान होंगे। तो उस वजह से ये भी हो जाएगा कि अच्छा जी थोड़ा सा पॉलिटिकल ब्लेम भी उस तरफ को पास हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ पे आते हैं कि इमरान खान साहब के दौर में कुछ लोगों को $3 बिलियन के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए गए थे। आजकल उनका बहुत चर्चा है क्योंकि उस पर बड़ी मज़ेदार स्टोरीज़ आ रही हैं। खुर्रम हुसैन साहब ने तो बग़ैर नाम लिए एक शख्स के बारे में ये भी कहा कि उसने ये कर्ज़ा लेके तो अपने लिए जेट मंगवा लिया।
पर्सनल। और जब हुकूमत ने या स्टेट बैंक ने उससे पूछा कि ये आपने क्या किया, तो उसने कहा कि ये भी मशीन ही है। सो मशीन के लिए ही मिले थे ना, मशीनरी इंपोर्ट करने के लिए, तो मैंने इंपोर्ट कर लिए। सो स्टेट बैंक ये नहीं बताना चाहती कि हमने वो पैसे किन लोगों को दिए थे। ये क्या मसला है, नहीं है, इसमें मसला है क्या? अच्छा, पहला इसमें ना 2-3 चीज़ें। एक तो ये है कि ये इशू आजकल इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो पिछले कुछ महीने से स्टेट बैंक से तफसीलात मांग रही है। ये गालिबन 600 के करीब लोग थे जिनको कुल मिला के $3 बिलियन, जो आई थिंक उस वक्त के हिसाब से को 550 अरब रुपया बनता है, जो ट्रांसफ़र किया गया था। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जो $3 बिलियन है ना, इसका ट्रांसफ़र जो है ये कोविड के दिनों में किया गया था। और कोविड के दिनों में आपको याद होगा कि IMF ने दुनिया की सारे मुल्कों को एक स्पेशल फैसिलिटी दी थी ताकि वो बिजनेसेस को फ्लोट रख सकें। और उसके अलावा दूसरा है जो उनको बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए भी कुछ पैसे दिए थे, क्योंकि मतलब एवरीबडी रियलाइज्ड कि ये सिचुएशन ऐसी है कि दुनिया में इकनॉमिक एक्टिविटी रुकी हुई है, आपको इस वक्त पैसे चाहिए हैं ताकि आप खर्च कर सकें। तो वो जो IMF के अंदर मतलब बेसिकली एक सर्टन SDR शेयर होते हैं, उसके इक्विवेलेंट हर मुल्क को उसके SDR के वेट के हिसाब से एक सर्टन अमाउंट दी गई थी, जिसके 2 हिस्से थे। एक बेसिकली आप फिस्कल साइड को कवर करें और दूसरा आप अपने बिजनेसेस को खड़ा करें। अच्छा, अब आपको याद होगा कि उन दिनों में, अच्छा, सो पहली चीज़ तो ये कि ये इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है, ये 2% के रेट पे मिले थे और ये 2% के रेट पे उस वक्त मिले थे जब आई थिंक काइबोर को 8% के आसपास होता था, विच इफेक्टिवली मीन्स कि ये फ्री लोन थे। मतलब आप ये पैसे लें और इसको बैंक अकाउंट में रख दें तो आप 6% बना रहे हैं। नॉट दैट पीपल विल डू दिस, बट ये इसको समझने का एक तरीका है। मतलब इफेक्टिवली मुफ्त लोन था। मतलब अगर बैंक से कोई कंपनी लोन लेने जाती आम दिनों में तो उसको वो 10-11% इंटरेस्ट रेट पे मिलता, ये लोन जो है वो 2% के रेट पे मिल रहे थे। अच्छा, उसमें बेसिकली फोकस तो ये था कि कारोबार को आप ये लोन दें ताकि बेसिकली एक्सपेंशन हो, वो तनख्वाहें देता रहे, चीज़ें चलती रहें, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपको याद होगा उस ज़माने में, मतलब लोगों को शायद याद हो, उस ज़माने में ये खबरें भी आई थी कि बहुत से टेक्सटाइल यूनिट्स ने इन पर्टिकुलर पैसे लिए थे लेकिन अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं दे रहे थे। तो उस पर भी बड़ा एहतजाज हुआ था कि ये पैसे लेने के बावजूद इसका लिंकिंग मैकेनिज़्म क्या है। आप ये बेसिकली पैसे तो इसलिए ले रहे हैं कि आप अपना पेरोल मेंटेन कर सकें और आप उसको आगे तनख्वाह नहीं दे रहे। मतलब 20-30 हज़ार लोग फायर किए यूनिट्स ने। तो एक तो इसमें ये वाला एलिमेंट था। दूसरा एलिमेंट इसमें यह था कि जो छोटे कारोबार थे उनके लिए कहा गया था कि जी आप अपने मतलब वो अगर आप ये अवेल करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर्टी प्लेज करें। सो अब फॉर इंस्टेंस जिस तरह मतलब कोई एक छोटा यूनिट है उसका, और वो पेरोल के बराबर के हिसाब से आपको कर्जा मिलेगा, कुछ लिंकेज है। तो अगर आपने को 20-25 लाख का कर्जा लेना है तो उसके लिए आप अपना 3 करोड़ का घर तो प्लेज करेंगे नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो छोटे कारोबारी तबके जिसके लिए एक्चुअली ये लोन होने चाहिए थे, बाकी सारी दुनिया में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था इस लोन के साथ, उसको तो टोटली एक्सक्लूड कर दिया गया इस तरीक़ेकार के साथ। और ये तरीक़ेकार बेसिकली बैंकों ने वज़ा किया था। अच्छा, अब ये जिन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दिए गए, तो हमारे बेसिकली जो बैंक हैं इनमें से अक्सर बैंक ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंडस्ट्रियल यूनिट्स उनके कंग्लोमरेट्स में हैं या वो उनमें इन्वेस्टेड हैं या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो प्राइमरली एक सॉर्ट ऑफ बड़ा क्रॉनी सा सिस्टम बैंकिंग का एग्जिस्ट करता है। तो ये लोन मोस्टली उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को दिए गए। मतलब अगर हम टेक्सटाइल की बात करें, वो जो कहा जाता है कि टेक्सटाइल बहुत बड़ा शेयर है, तो टेक्सटाइल सेक्टर 2-3 बैंक पाकिस्तान में ओन करता है। इसी तरह और दूसरे हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और वो आपने खुर्रम हुसैन साहब वाला मिसाल दी है। एक और इसकी मिसाल ये है कि हैस्कोल के बारे में कहा जाता है कि उसने 60 या 80 अरब रुपया इस फैसिलिटी से लिया था, और वो 60 या 80 अरब रुपए लेने के 2 से 3 महीने के बाद वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई थी। सो बेसिकली उसका मतलब ये है कि ये पैसा जो है ये एक डेड यूनिट को बगैर डिलीजेंस के दिया गया। उसमें उस वक्त के वज़ीर ख़जाना का नाम भी आता है कि उनकी भी अपनी कोई एक्विटी, शौकत तरीन साहब का, कि उनकी भी अपनी कोई एक्विटी के मामलात थे उसमें। बट अगेन दिस इज़ समथिंग जिसको प्रोब किया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तय है और वो ये कि सारे के सारे प्रोसेस में चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं हुई थी। अच्छा, अब ये मसला जो है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है जो स्टेट बैंक से मांग रही है कि जी आप हमें वो 600 बेनिफिशरीज़ की लिस्ट दें।
अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इशू जो आ जाता है वो ये भी आ जाता है कि कोई फाइनेंस सेवी नहीं है हमारे कुछ मेंबरान पीएसी के, तो वो इस तरह के सवाल करते हैं कि जी आप बेनिफिशरीज़ के नाम बताएं, उन 600 अफराद के नाम बताएं जिन्होंने, उस पर स्टेट बैंक कहता है जी अफराद को नहीं, ये कंपनियों को दिए गए हैं। एक्चुअली जो पीएसी मांग रही है वो बेनिफिशरीज की लिस्ट मांग रही है, वो कंपनियां अफराद का ताल्लुक ही कोई नहीं है उसके साथ। और वो स्टेट बैंक वो बेनिफिशरीज की लिस्ट डिस्क्लोज़ करने से कतरा रहा है। वो कहता है कि जी बैंकों के कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब फ्रैंकली ये एक बोधी दलील इस वजह से है कि अगर आप एक गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड स्कीम के थ्रू कर्जा दे रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन 100% पब्लिक नॉलेज होती है, ट्रांसपेरेंसी में आपको उसको 100% शेयर करना होता है। स्टेट बैंक बेसिकली, हम पहले भी ये कह चुके हैं कि ये बैंक्स का एक सॉर्ट ऑफ कबाल चला रहा है जो बेसिकली कंज्यूमर्स को फ्लीस कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर्स को फ्लीस कर रहे हैं। मतलब एक्चुअली ये मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का मतलब माफिया है जिसको स्टेट बैंक प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये भी एक्चुअली इसमें से इसी तरह की एक चीज़ है। मतलब पीएसी को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इस इशू को कॉन्टिन्यूसली परसू कर रही है, और उम्मीद की जाती है की जानी चाहिए कि हुकूमत जो है वो ख़ुद भी फोर्स करे स्टेट बैंक को, और जो अगर हुकूमत के अंदर से भी कुछ अनासर प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्टेट बैंक को तो वो प्रोटेक्शन ख़त्म कीजिए और ये लिस्ट को पब्लिक किया जाए। जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि जी आप ये एग्रीमेंट पब्लिक नहीं कर सकते, तो ये तो एक गवर्नमेंट स्कीम के थे। आपको याद होगा कि 90s के जो टैक्स पेयर थे उनकी लिस्ट बाकायदा पब्लिश की गई थी और वो किसी स्कीम के टैक्स पेयर नहीं थे। सो जो डिफ़ॉल्टर थे उन सब की लिस्ट जो थी उसको पब्लिश किया गया था कि जी इसने इतना कर्जा लिया, इसको रीस्केड्यूल कराया, रीस्केड्यूल पे भी इवन नॉट ओनली इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बट इवन रीस्केड्यूलिंग के केस में भी। तो ये जो स्टेट बैंक की दलील है ये बेसिकली एक जिसको कहते हैं ना इलिसिट एक्टिविटी को छुपाने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, आखिर में इंडिया पर आते हैं। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट शायद 8% तक चला गया है, और इसकी वजह जो है वो देहातों, कस्बों को, रूरल एरिया को बताया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? सो बेसिकली हो ये रहा है, वो हमने पहले भी ये वाली बात की थी। एक तो इंडिया के अंदर ना मतलब एक तो है कि इंडिया का एफडीआई सेक्टर जो था वो काफ़ी मतलब स्पेशली को 2019-20 तक काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, तो उस वजह से शहरों में इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। दूसरा ये भी है कि अमेरिका जो है और जो मगरबी इत्तेहादी हैं वो प्रॉप कर रहे हैं इसको एज एन अल्टरनेटिव टू चाइना कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस वगैरह क्रिएट किया, तो उस वजह से भी बहुत सी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अच्छा, इंडिया में जो एफडीआई है ना, इसकी जो स्टोरी है वो ये कि 90s में इंडिया में जो एफडीआई आई थी उसकी अगर आप केस स्टडीज़ देखें तो उसका बल्क जो था वो रिसीड हो गया था, और उसकी वजह ये थी कि मतलब कहा तो ये जाता था कि इंडिया की 40 करोड़ की मिडिल क्लास है, बट इंडिया की 40 करोड़ की मिडिल क्लास इज़ नॉट सेम एज़ अमेरिका की मिडिल क्लास। बिकॉज अल्टीमेटली मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपके पास एक डिस्पोजेबल इनकम है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजम्पशन ड्रिवन चीज़ों को लेने के लिए। अब पाकिस्तान में भी मिडिल क्लास अगर जो हो, या इंडिया में भी जो हम जैसे ममालिक होते हैं, पाकिस्तान इंडिया जैसे जो ममालिक होते हैं, अमेरिका में मिडिल क्लास का मतलब ये है कि वो आईफोन अफोर्ड कर सकता है। अमेरिका में मिडिल क्लास का मतलब ये है कि वो बेसिकली लॉरेल के प्रोडक्ट्स को बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर सकता है। हमारी मिडिल क्लास में आप आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकते, आप शायद Xiaomi अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि आपके इनकम लेवल वो नहीं है। मतलब एप्पल या Xiaomi इनके जो बेसिकली प्राइसिंग है ये ग्लोबल है, और ये इफ़ेक्टिवली उन मार्केट से डिराइव होती है जो ज़रा बड़ी मार्केट्स होती हैं। तो एप्पल का $600-700 अमेरिका में मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल है, $800 $900 पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए या इंडिया की मिडिल क्लास के लिए वो उस तरह अफोर्डेबल नहीं है। तो ये पहला राउंड जो था इसमें ये मसले आए थे, और उसका नतीजा ये निकला था, आपको याद होगा कि 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग के ऊपर अपनी कैंपेन की थी, और सबका ख्याल था कि जी इंडिया शाइनिंग है और ब्रांड है इट्स, बट ग्राउंड रियलिटी फ़र्क थी, और बीजेपी गॉट बूटेड आउट, और को तकरीबन 10 साल तक बीजेपी फिर पावर में वापस नहीं आ सकी थी, और कांग्रेस ने वो इलेक्शन जीता था जिसके बारे में क्योंकि सोच भी नहीं सकता था, मतलब अगर आप वो मीडिया या ट्रेंड्स के साथ। अच्छा, एक लिहाज से देखा जाए तो इंडिया में शायद ना वही चीज़ दोबारा हो रही है। मतलब इस वक्त भी बेसिकली क्योंकि मतलब अगर आप ब्लूमबर्ग लगाएं तो वहाँ पर आपको कोई
लोग बता रहे हैं कि जी चाइना रिप्लेस कर देगा इंडिया और ब्ला 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 और इन्वेस्टमेंट होगी और ये होगा और वो होगा। इन 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 रियलिटी बेसिकली जो ग्राउंड पे चीज़ें उस तरह शायद ट्रांसलेट नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा अर्बन सेंट्रिक सर्टन वो जिसको कहते हैं ना ट्रांजैक्शनल सेक्टर्स के अंदर हैं, जो इंडिया की कोर इकोनॉमीज़ हैं। मतलब जिस तरह रूरल है, मतलब इंडिया इज स्टिल प्रिडोमिनेंटली रूरल कंट्री, जिस तरह पाकिस्तान है वैसे इंडिया भी है। छोटे कस्बों की इकोनॉमीज़ हैं जिसको मॉम एंड पॉप स्टोर कहते हैं, जो आपके गली के करियाना स्टोर होते हैं, इस तरह के ये इस सारे के सारे बूम में एक्चुअली मज़ीद वर्स ऑफ होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तरफ तो मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो इकोनॉमिक बूम जो है वो इनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा। सो इस वजह से हो ये रहा है कि इंडिया में जो मतलब रूरल इलाके हैं और जो बेसिकली छोटे कस्बों के शहरों के इलाके हैं, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास काम करने के मौके कम होते जा रहे हैं। और वो बेसिकली अगर आप एक्यूमुलेटेड फिगर में देखें, मतलब शहरों में एक्चुअली कम हो रहा है, लेकिन अगर आप एक्यूमुलेटेड फिगर में देखें तो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के अब 8% हो गया। सही, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, और आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे भेजते रहें। बाय बाय।